औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीद। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के हर लम्हे में अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपना ECO का जो एब्रीवेशन बनती है वो है इकॉनमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसका जो मैं ना आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताने से पहले एक ऐसी चीज़ बताऊं कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तकरीबन उसको आप हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्लूड यानी कि कर सकते हैं। जब भी आप उसका इंट्रोडक्शन देने लगें तो आप उस चीज़ की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। देखिए, दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बनती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गई, लिबरलाइजेशन हो गई, ये तमाम चीज़ें मिलकर जो है ये इकॉनमी को प्रमोट कर रही हैं, कल्चर को प्रमोट कर रही हैं। ठीक है, उन तमाम ममालिक को आपस में एक दूसरे के करीब लेकर आ रही हैं कि जिनका कोई हिस्ट्री के लिहाज से, कोई कल्चर के लिहाज से, रिलीजन के लिहाज से, लैंग्वेज के लिहाज से कोई ना कोई आपस में रिलेशन बनता हो। तो इन तमाम मामलात की बिना पर जो ऐसे ममालिक हैं जिनका यानी कि आपस में कुछ ना कुछ हद तक रिलेशन बनता है, तो वो आपस में एक दूसरे के यानी कि कुर्बत अख्तियार करते जा रहे हैं और उस कुर्बत की वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनती चली जा रही हैं। ठीक है, जैसे ASEAN है। ठीक है, जैसे यानी कि ASEAN कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, अपना उसका क्या नाम है, ईस्ट साउथ एशियन जो स्टेट्स हैं उनकी वो ऑर्गेनाइजेशन है। यूरोपियन यूनियन की बात कर लें, सार्क की बात कर लें, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के जो भी साउथ एशिया के अंदर ममालिक हैं, चाइना वगैरह को छोड़ के, बाकी उसमें तकरीबन 8 मेंबर हैं सार्क के भी। अगर ECO की बात करें तो ECO के भी 10 मेंबर हैं। ठीक है, अच्छा, उसके आगे अगर हम बात करें तो प्रेजेंटली तौर पर ये जो ECO है इसने मोटिवेट होकर यानी कि ASEAN और यूरोपियन यूनियन की कामयाबी से मोटिवेट होकर ये जो ECO है इसको भी बनाया गया है। ठीक है, इसका जो असल में वाइटल मकसद ये था कि अपना इस पूरे रीजन के अंदर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो उसको प्रमोट किया जाए। ठीक है, चाहे वो कोलैबोरेटिव तौर पर हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, चाहे वो रीजनल लेवल पे हो, या चाहे वो बायलैटरल लेवल पे हो, जैसे भी हो, लेकिन मतलब सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को उन लोगों की को जो मतलब इस रीजन के अंदर रहते हैं उनको इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, आगे वो बात करता है इसके मेंबर्स की। वो कहता है कि इसके जो मेंबर्स हैं ECO के मेंबर, वो मतलब ना तमाम ममालिक जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो इसके मेंबर हैं। उन मेंबर्स के अंदर पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, अफ़गानिस्तान, आज़रबाईजान, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान है। ठीक है, ये तकरीबन 10 ममालिक बनते हैं। इन 10 ममालिक की तकरीबन कलेक्टिवली 2014 के हिसाब से जो पॉपुलेशन बनती है वो 440 मिलियन बनती है। ठीक है, ग्लोबल लेवल के ऊपर जो इनकी पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करती है वो 6.3% करती है पूरे रीजन की, जो यानी कि पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट अगर करे तो। इसके अलावा इस पूरे रीजन की जियोग्राफिकली तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि इनमें से कुछ ममालिक का रशिया के साथ, चाइना के साथ, द इंडियन ओशन के साथ, द पर्शियन गल्फ़ के साथ और द कैस्पियन बेसन के साथ जो है वो इनके बॉर्डर मैच होते हैं। ठीक है, इस वजह से इसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ECO जो है मतलब ये रीजनल कोऑपरेशन जो है मतलब काफ़ी वास्ट है। ठीक है, इसकी जो बेसिक सॉलिड अपना जो मतलब इसके हम कह सकते हैं जो इसके पिलर हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रॉन्ग हैसियत अख्तियार कर सकती है या मतलब की हुई है, वो है इसकी इकॉनमिक कम्प्लीमेंट्रीज। ठीक है, कॉमन कल्चरल हेरिटेज, जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी और एब्सेंस ऑफ सीरियस डिस्प्यूट, कि एक तो इन ममालिक के दरमियान किसी भी किस्म का कोई सीरियस डिस्प्यूट नहीं है, यानी कि आपस में इनका कोई भी किसी मुल्क का टेरिटरी तौर पर या जियोग्राफिकली तौर पर कोई डिस्प्यूट वगैरह नहीं पाया जाता। और उसके अलावा जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी यानी कि इन तमाम ममालिक के किस न किस तरह हद तक एक दूसरे से बॉर्डर भी मैच होते हैं और इनके मकासद भी एक ही हैं कि किसी तरह अपनी सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, अच्छा, और दूसरी बात करते हैं कि इसके जो मेंबर्स हैं उनका आपस में किस तरह का रिलेशन है। अगर इनके आपस में मेंबर्स की बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि इसके तमाम के तमाम जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनका अपना वो सारे यानी कि ECO के तमाम जो मेंबर्स हैं वो OIC के भी मेंबर्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। अच्छा, दूसरी तरफ वो कहता है कि मतलब इनका एक तो कॉमन रिलीजन है,
तमाम ममालिक का कॉमन रिलीजन क्या है, इस्लाम, ठीक है। हिस्ट्रिकल कल्चर इनका बिल्कुल सेम है, इकोनॉमिक एफिनिटीज़ इनकी बिल्कुल सेम है, ठीक है। दूसरी तरफ वो ये कहता है कि मतलब आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ये तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर, OIC के अंदर और नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंदर किस तरह एक दूसरे के लिए हेल्प करती हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। यानी कि तीनों ये 10 के 10 ममालिक जो है वो OIC के भी मेंबर हैं, यूनाइटेड नेशन के भी मेंबर हैं और नॉन अलाइंड मूवमेंट के भी मेंबर हैं। अब इनका इंडिविजुअली तौर पर आपस में देखते हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो हैं इनका, यानी कि सबसे पहले हम पहले इनकी बात करते हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है ये दोनों सार्क के भी मेंबर हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। लिहाजा ये जो दोनों ममालिक हैं ये एक कनेक्शन डेवलप किए हुए हैं सार्क का और ECO का, ठीक है। यानी कि सार्क जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनका और ECO जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनका आपस में कनेक्शन डेवलप करने के लिए ये जो दोनों ममालिक हैं इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम तुर्की की बात करें तो तुर्की की जो इंपॉर्टेंस है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो ये है कि तुर्की बज़ाते खुद जो मेंबर है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन फॉर यूरोप, ठीक है। यानी कि यूरोप की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन का तुर्की मेंबर है। साथ ही साथ तुर्की जो है वो नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NATO का भी मेंबर है, ठीक है। यानी कि ये तुर्की की अपनी खासियत है जो फिर इसका ECO का और NATO का और उसका आगे यूरोप के साथ एक कनेक्शन डेवलप किए हुए है। जबकि दूसरी तरफ जो अगर ईरान की बात करें तो ईरान जो है मतलब इसकी वाइटल इंपॉर्टेंस इस हवाले से है कि ये इसके पास वाटरवेज़ हैं, इसके पास स्टेट ऑफ हार्मूज़ है, ठीक है। जो स्टेट ऑफ हार्मूज़ जिसके पास तकरीबन दुनिया का 40% या 25% जो ऑयल है वो स्टेट ऑफ हार्मूज़ से होकर गुजरता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी अगर बाकी जो 6 स्टेट 7 स्टेट जो पीछे बचती हैं, दूसरी ECO स्टेट जो हैं छोटी 6 ही बचती हैं, तो उनका मतलब आपस में हिस्ट्रिकल इकोनॉमिक रिलेशन आपस में बहुत ज़्यादा है। एक तो वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया, तुर्की, अफ़गानिस्तान, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान के बाद जो भी जिन ऑर्गेनाइजेशन ने ज्वाइन किया वो 1992 में उनको अप्रूवल मिली थी, ठीक है। और इस हवाले से जो मतलब बाकी ये 6 ऑर्गेनाइजेशन अफ़गानिस्तान के अलावा, एक तो ये कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के साथ इनका ताल्लुक़ था, ठीक है, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS। इसके अलावा ये तमाम की तमाम स्टेट्स जो हैं ये रशियन फेडरेशन के साथ जो मतलब फार्मर जिसे हम सोवियत यूनियन या USSR भी कहते हैं जो 1991 के अंदर टूट गया था, और ये तमाम में जो छोटी स्टेट्स हैं ये उसी का हिस्सा बन के सामने आई थी। तो ये तो एक तो उनके साथ भी इनका काफ़ी गहरा रिलेशन था, ठीक है। और इसके साथ साथ ECO जो है मतलब इकोनॉमिकली इंटीग्रेट होकर एक ग्लोबल मार्केट के तौर पर यानी कि सामने आ रहा है, और जो कि ECO के तमाम मेंबर्स के लिए एक काफ़ी हेल्पफुल चीज़ साबित हो सकती है। उसके साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ECO की या मतलब इस ECO के तमाम मेंबर्स की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस की बात ये है कि इन तमाम ममालिक के पास बहुत बड़े नेचुरल रिसोर्सेज रिज़र्व हैं, ठीक है। इनके पास ऑयल है, इनके पास अच्छा जी, और साथ ही साथ यानी कि पहले नंबर पर तो इनके पास ऑयल रिसोर्सेज काफ़ी हैं, नेचुरल गैस के रिसोर्सेज काफ़ी हैं, मिनरल रिसोर्सेज इनके पास काफ़ी हैं। अगर हम ग्लोबली तौर पर 2011 का हम एक डाटा देखें तो ग्लोबली तौर पर इनका जो इस पूरे रीजन का जो इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो 2.7% है, ठीक है। और इसकी जियोग्राफिकल पोजीशन के लिहाज से ये बहुत ही एक रिच यानी कि रीजन है एनर्जी रिसोर्सेज के हवाले से, जो कि हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को जो एक इंजन है, ठीक है, यानी कि जो एक इकोनॉमिक ग्रोथ का जो वर्ल्ड इंजन है उसको यानी कि फ्यूचर के यानी कि अगले आने वाले फ्यूचर में ये जो रीजन है ECO रीजन जो है ये मतलब काफ़ी हद तक उसमें कंट्रीब्यूट कर सकेगा, ठीक है, अगर अब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इंप्रूव कर दिया जाए तो। अच्छा, अब बात करते हैं ECO की अपनी की। ECO जो है इसका अपना नाम इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि इंटर गवर्नमेंटल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। 1985 के अंदर इसको बनाया गया था ईरान, पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर, ठीक है। और इसका जो बेसिक मकसद था वो ये था कि मतलब इकानमी को, टेक्नोलॉजी को, कल्चर को जो है वो प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ECO जो है मतलब ये इसका पहला जो पुराना नाम था वो था RCD, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट जो है वो 1964 से लेकर 1979 तक 1979 तक वो रही है, ठीक है। और उसके बाद मतलब 1979 से लेकर 1985 तक ये बिल्कुल ख़त्म हो गई, और फिर उसके बाद 1985 से इसको दोबारा ECO के नाम से फिर दोबारा इसको जनरेट यानी कि क्रिएट किया गया। ये क्यों ख़त्म हुई ये मैं आगे
जाके थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ईरानियन रेवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करें तो मतलब इसको हर्डल कौन कौन सी हैं, वो यहाँ पे उसने लिखा हुआ कि बजाय इसके कि मतलब ये एक बहुत ही अभी यंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। 1985 में इसका ज़हूर हुआ है, ठीक है। तो मतलब 1985 में आने की वजह से, या मतलब लेट थोड़ा आने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अभी है तो यंग, और इसको हर्डल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। हर्डल्स इसको इस हवाले से हैं कि मतलब इसको अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस को सामना करना पड़ता है वो है कि इसके पास कोई अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। कोई अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्ट्रक्चर ही नहीं है, ठीक है। वेल डेवलप ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है। इन तमाम मामलात की वजह से जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं या जो पूरे रीजन के रिसोर्सेज हैं उनको सही तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, या नहीं किया यानी कि हो सके वो इस्तेमाल। लेकिन पिछले 12 सालों से ये कोशिश की जा रही है कि किसी न किस तरह कोलैबोरेटिवली आपस में मिलकर इस रीजन की डेवलपमेंट जो है वो की जाए, ठीक है। और साथ में होप्स ये भी हैं कि मतलब बिसाइड इसके कि हमारा कल्चरल और हिस्ट्रिक एफिनिटी आपस में काफ़ी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और बिज़नेस के हवाले से भी एक दूसरे के, यानी कि ये तो पूरे का पूरा जो रीजन है एक दूसरे की हेल्प करे, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करे, ताकि मतलब अपना हम कह सकें कि इंट्रा स्टेट जो मतलब उसका क्या नाम होती है, इंट्रा स्टेट बिज़नेस जो है वो उसको फ़रोग मिल सके, ठीक है। यानी कि स्टेट के अंदर या मतलब पूरे रीजन के अंदर जो है वो इंट्रा रीजन बिज़नेस जो है वो उसको प्रमोट किया जा सके। अच्छा, उसके बाद आगे वो कहता है इसके ना यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर कौन कौन से हैं। ECO के मतलब जो सेवरल प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे इसके प्रोजेक्ट हैं जो मतलब ना एक प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आते हैं, यानी कि उनकी इंपॉर्टेंस पहले नंबर पे आती है, ठीक है। जिसके अंदर एनर्जी का सेक्टर है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्टेशन है, एग्रीकल्चर है और ड्रग कंट्रोल है, ठीक है। ये तमाम इसके प्रायोरिटी सेक्टर या मतलब रीजनल हवाले से सबसे पहले नंबर पर आने वाले सेक्टर हैं। अगर इसके आगे मज़ीद बात करें तो मतलब इसका ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए कि इंटरनेशनल लेवल के तौर पर इसके लिए एक इंटरनेशनल डे एक डिक्लेयर किया गया है, जिसका जो कि 28 नवंबर को मनाया जाता है ECO के डे के नाम से, ठीक है, ताकि मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को याद रखा जाए, इसकी अवेयरनेस लोगों को दी जाए। अच्छा, अब बात करते हैं RCD की, ठीक है। RCD जो है मतलब रीजनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड ECO, मतलब RCD से फिर ECO कैसे बनी। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि RCD का मतलब क्या है। RCD का मतलब है रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, जो कि एस्टेब्लिश हुई थी 3 ममालिक की मदद से, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने 1964 में मिलकर। ये उस वक्त की बात है जब ईरान का रेवोल्यूशन अभी तक नहीं आया था, ठीक है। ईरान का रेवोल्यूशन आया, इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979 के अंदर, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन RCD बनी थी ये 1964 के अंदर बनी थी, ठीक है। 1964 से 1979 तक 1979 तक ये मतलब रही थी। जो RCD का मकसद था, RCD का मतलब कॉपरेशन, ये इसका ये मकसद था कि पूरे इन 3 ममालिक के दरमियान जो है मतलब सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, रेलवे का निज़ाम, इंडस्ट्री का निज़ाम और बैंकिंग का निज़ाम, इन तमाम तीनों स्टेट्स का आपस में जो है वो यानी कि मिलाया जाए, या मतलब इनकी एक दूसरे की हेल्प की जाए। ये तीनों के तीनों जो ममालिक थे ये सेंटो के भी मेंबर थे। सेंटो जो थी यानी कि सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन था। सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है मतलब पहले इसका नाम बगदाद पैक्ट था, और जब इराक़ ने इसे विड्रॉ कर लिया तो फिर इसका नाम सेंटो हो गया, ठीक है, सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी यानी कि आखिर में आके ख़त्म हो गई थी, डिज़ॉल्व हो गई थी, और फिर उसके बाद जो है वो RCD जो है मतलब इसकी डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें कि मतलब सेंटो का इनिशिएटिव क्या था। सेंटो जो थी यानी कि एक फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि हवाले से एक काफ़ी हद तक ना हर्डल थी इन 3 ममालिक के दरमियान जो है वो डेवलप होने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जो बेसिकली होल्ड था वो UK का और USA का होल्ड था सेंटो के ऊपर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि तकरीबन 12 साल की लगातार मेहनत और कोशिश के बाद जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसका क्या नाम है, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट जो है इसको फ़रोग़ दिया गया, ठीक है। और रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट जो है इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी, तीनों जो यानी कि स्टेट हेड ऑफ़ स्टेट हैं, ईरान के, तुर्की का और पाकिस्तान के जो हेड ऑफ़ स्टेट हैं वो इज़मीर
तुर्की के अंदर, ठीक है, ये इज़मीर जो है तुर्की का शहर है, वहाँ पर इन्होंने एक समिट की थी, यानी कि एक मीटिंग की थी, और इस मीटिंग में अपना इन्होंने यानी कि फ़ैसला किया था कि ये आरसीडी के डिक्लेरेशन को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसकी डेवलपमेंट जो है वो यानी कि डिस्टर्ब हो गई। आरसीडी की डेवलपमेंट डिस्टर्ब इसलिए हुई कि मतलब ईरान के अंदर इरानियन रेवोल्यूशन आ गया, और ईरान का नया जो रेवोल्यूशन आया था, उस नए रेवोल्यूशन की वजह से नई गवर्नमेंट वहाँ पे बनी, और नई गवर्नमेंट ने 1979 के अंदर इस चीज़ को डिज़ोल्व कर दिया, आरसीडी को, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट को। लेकिन कुछ सालों के बाद इन्हें दोबारा रियलाइज़ हुआ कि मतलब हम इन तीनों मुल्कों को दोबारा से आपस में कोलैबोरेट होकर अपनी उस रिलेशन को रिस्टोर करना चाहिए, और इस रिस्टोरेशन के नतीजे में फिर आरसीडी को रिप्लेस करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1985 के अंदर उसका क़याम अमल में लाया गया। आरसीडी की जो मतलब ईसीओ की जो पहली मतलब मीटिंग हुई थी वो तेहरान के अंदर हुई थी। तेहरान के अंदर यानी कि इसके स्कोप और फंक्शन और ऑर्गेनाइजेशन के पूरे स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया। इसकी 4 कमेटीज़ को तश्कील दिया गया, ठीक है। ये कमेटी जो है मतलब पाकिस्तान के अंदर भी है, ईरान के अंदर और तुर्की के अंदर, इन तीनों ममालिक के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसका जो हेड क्वार्टर बनाया गया वो तेहरान को इसका हेड क्वार्टर बनाया गया, ठीक है, ईसीओ के हेड क्वार्टर को। फिर उसके बाद यानी कि अपना ये ऑर्गेनाइजेशन आहिस्ता इसके मेंबर जो हैं आपस में काफ़ी उनका रिलेशन इंप्रूव होता चला गया। और जब दिसंबर 1991 के अंदर सोवियत यूनियन टूट के यूएसएसआर जो है वो मतलब 2-3 हिस्सों, या मतलब हम कह सकते हैं कि वो उसकी जो तमाम की तमाम जो स्टेट्स हैं, रशिया जो है